नमस्कार। मानहानि का टॉपिक जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम पढ़ रहे थे। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको डिफेमेशन की डेफिनेशंस बताई, सामान विंडफील्ड अंडरहिल की। उसके बाद हमने मानहानि के प्रकार देखे, अपमान लेख और अपमान वचन। और अपमान लेख में मैंने आपको एक दो केसेस बताए। उसके बाद हमने गर्भोक्ति को पढ़ा और उसमें एक फेमस केस लो कैसिडी का भी देखा। आज हम अपमान वचन किसे कहते हैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि मानहानि का सेकंड प्रकार है। तो अपमान वचन में मानहानि कथन, शब्द या वचनों को बोलकर की जाती है या किसी अन्य अस्थायी रूप में की जाती है। ये सुनने लायक होते हैं, जैसे कि कोई इशारा करना, संकेत करना या फिर कोई सुनने योग्य शब्द है और उससे महत्वपूर्ण ध्वनि कोई निकलती है। तो अपमानजनक कथन या तो वचन द्वारा व्यक्त किए जाते हैं या उसी रूप में अन्य माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे सिर हिलाना, आंख मटकाना, मुस्कुराना या धीरे से मुंह से फुसफुसाना। तो ये सब अपमान वचन में शामिल है। यदि अपमानकारी शब्द इस आशय से कहे जाए कि वे रिकॉर्ड कर लिए जाए तो केवल उच्चारण ही अपमान वचन में आता है। लेकिन जब वह रिकॉर्ड बन जाता है और प्रकाशित हो जाता है तो उसका जो निर्माण करने वाला है वह अपमान लेख के लिए लाइबल होता है। तो संकेतों द्वारा जो अपमानजनक कथन कहा जाता है, जैसे कि गूंगे बहरों की भाषा द्वारा बताया गया हो, जो आंखों को दिखाई पड़ता है, कानों को नहीं सुनाई पड़ता है, वह अपमान वचन की श्रेणी में ही आता है। अब हम देखते हैं कि अपमान वचन कब स्वतः अनुयोज्य होता है, एक्शनेबल पर से। यानी कि पहले मैंने आपको शायद बताया कि अपमान लेख तो हर कंडीशन में ही एक्शनेबल है, लेकिन अपमान वचन हर कंडीशन में एक्शनेबल नहीं है। ये इंग्लैंड में और अमेरिका में ये थोड़ा भेद रखा गया है, जबकि इंडिया में ये भेद नहीं है, क्योंकि अपमान लेख स्वतः अनुयोज्य होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, वादी को यह साबित नहीं करना पड़ता है कि उससे कोई नुकसान हुआ है। और अपमान वचन इसके विपरीत होता है। अपमान वचन में विशेष क्षति का प्रमाण होने पर ही वाद लाया जा सकता है। केवल प्रतिष्ठा हानि ही अपमान वचन के लिए वाद कारण नहीं होती है, कुछ वास्तविक क्षति होने आवश्यक है। ये इंग्लैंड में होना आवश्यक है। तो ऐसी क्षति या तो आर्थिक हो सकती है या उसका नुकसान आर्थिक रूप में किया जा सकता है, उसका अनुमान। कुछ विशेष परिस्थितियों में अपमान वचन स्वतः ही अनुयोज्य होता है, यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें यह बताना जरूरी नहीं है कि क्या विशेष क्षति हुई है। ये मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, जबकि भारत में अपमान वचन हमेशा ही स्वतः अनुयोज्य होता है। लेकिन आपके क्वेश्चंस कई बार ये आता है कि अपमान वचन कब स्वतः अनुयोज्य होते हैं। तो हम ये कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट नंबर कंडीशन है कि वादी के विरुद्ध जब कारावास द्वारा दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया हो। ध्यान दीजिएगा, कारावास द्वारा दंडनीय अपराध का होना चाहिए, यानी कि केवल जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध का आरोप लगाते हैं तो वह अपमान वचन स्वतः अनुयोज्य नहीं होगा। कारावास से दंडनीय होना चाहिए, जैसे कि कोई हत्या का, डकैती, चोरी, आगजनी, इन सब का कोई आरोप लगाया गया है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह गलत कथन कहा गया है कि एक्स बिना रोशनी के साइकिल चलाने के अपराध में दोष सिद्ध हुआ और उसके ऊपर जुर्माना किया गया, तो यह अपमान वचन नहीं होगा। किंतु बलात्कार के अपराध में दोष सिद्ध हुआ, यह गलत कहा गया, तो यह कारावास का आरोप है, कारावास से दंडनीय अपराध का, तो यह स्वतः अनुयोज्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर संक्रामक बीमारी का आरोप लगाया गया है, जैसे कि छूत के रोग से पीड़ित है,
कोर्ट पेशेंट में देखें, अगर ये अफवाह फैला दी गई है कि वह कोरोना से पीड़ित है, तो ये संक्रामक रोग से पीड़ित होने का अगर झूठा आरोप लगाए तो वह अपमान वचन स्वतः ही अनुयोज्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का उसके खुद के व्यवसाय, वृत्ति या पद में अयोग्यता, बेईमानी आदि का संबंध में कोई आरोप लगाया गया है तो वह स्वतः ही अनुयोज्य होगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई शल्य चिकित्सक को कहा गया है कि वह अयोग्य है ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए, तो यह स्वतः अभियोज्य होगा, अनुयोज्य होगा। जैसे एक केस देखते हैं हम, जॉन्स वर्सेस जॉन्स का। इसमें एक स्कूल में अध्यापक था वादी। प्रतिवादी ने उसके ऊपर स्कूल की एक महिला कर्मचारी के साथ अनैतिक व्यवहार का मिथ्या आरोप लगाया। तो वादी को कोई विशेष क्षति साबित नहीं कर सका, तो प्रतिवादी को इसमें दायी नहीं ठहराया गया। और एक हम देखते हैं इसका आधार। एक आधार है कि अगर किसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध पर पुरुष गमन का आरोप लगाया गया है तो इसे भी स्वतः अनुयोज्य माना जाएगा। या फिर एक आधार है वर्ग अथवा जातिगत आरोप लगाना। इस तरह से ये हम देखते हैं कि स्वतः अनुयोज्य अपमान वचन होगा। अब हम देखते हैं कि अपमान वचन और अपमान लेख में क्या डिफरेंसेस है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके बहुत बार रिपीट होता है, इसे ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई अपमान लेख और अपमान वचन की, उसी से ही फर्स्ट अंतर पता चलता है कि अपमान लेख तो लिखित में होगा और अपमान वचन मौखिक होगा। यानी अपमान लेख आंखों के प्रति होता है और अपमान वचन कानों को सुनाकर किया जाता है। अपमान लेख में मानहानिकारक जो विषय है स्थायी रूप में होता है, जैसे मूर्ति, पुतला, कार्टून आदि। जबकि अपमान वचन में अस्थायी रूप से होता है, जो शब्दों के माध्यम से सुनने लायक होते हैं या संकेत होते हैं। सेकंड आधार है अंतर का, जो इंग्लैंड के बेस पे है कि अपमान लेख तो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाइयां की जा सकती है अपमान लेख में, जबकि अपमान वचन में केवल सिविल कार्रवाई की जाती है। थर्ड अंतर का आधार है अनुयोज्य होना। अपमान लेख तो सभी मामलों में एक्शनेबल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसमें कोई विशेष सती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अपमान वचन में विशेष सती साबित करने की आवश्यकता होती है, वह स्वतः अनुयोज्य नहीं होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस जिनमें वह स्वतः अनुयोज्य होती है, वो मैंने आपको अभी जस्ट पहले करवाए, वो 5 कंडीशंस। ठीक है। अब अंतर के आधार में हम देखते हैं कि कौन सा भाव से अपमान लेख किया जाता है, तो विद्वेष के भाव से अपमान लेख किया जाता है, और जबकि अपमान वचन क्रोध और उत्तेजना से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पुनर्प्रकाशन जो किया जाता है अपमान लेख का, कभी कभी अनजान व्यक्ति से भी हो जाता है, इसलिए वह दायी नहीं होगा। जबकि अपमान वचन का जो पुनर्प्रकाशन होता है वो हमेशा ही स्वेच्छा से होता है और वो हमेशा दोषी होगा। लिमिटेशन बेस पे हम अंतर देखते हैं। इंग्लैंड में तो अपमान लेख के लिए 6 वर्ष की अवधि दे रखी है, यानी कि 6 वर्ष के भीतर अपमान लेख का वाद लाया जा सकता है, और अपमान वचन के लिए इंग्लैंड में 2 वर्ष की लिमिटेशन दे रखी है, जबकि इंडिया में 1 वर्ष की अवधि ही दे रखी है दोनों के लिए। यानी अपमान वचन के लिए भी 1 साल के अंदर वाद लाया जा सकता है, और अपमान वचन के लिए भी 1 साल के अंदर वाद लाया जा सकता है। तो दोनों ही प्रकार के मानहानि कथन भारतीय विधि में कोई अंतर नहीं किया गया है, और आईपीसी की सेक्शन 499 के अंतर्गत दोनों ही अपराध माने गए हैं, और दोनों में ही विशेष सती के लिए अनुयोज्य है, और इनमें कोई अंतर किया ही नहीं गया इंडिया में। इस तरह से
हमने अंतर के आधार पढ़े और ये इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर कीजिए।